नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज को लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, एकता का महायज्ञ है महाकुंभ। राज्यसभा में सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सभापति बोले, मैं किसान का बेटा, देश के लिए मर जाऊंगा। लोकसभा में संविधान पर बहस। सत्ता पक्ष से राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। कहा, संविधान का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संविधान को बचाने की बात कही। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर समेत प्रधानमंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। विपक्ष के नेताओं ने भी दी पुष्पांजलि। और मुंबई में रिजर्व बैंक समेत दिल्ली के कुछ स्कूलों को धमकी भरा मेल। जांच में जुटी पुलिस। अभी तक नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। महाकुंभ के आयोजन और उसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी देखी। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने परिवहन, सफाई और सुविधाओं को लेकर करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, जिसमें 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट सड़कें, विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए अग्रिम बधाई दी। विशेष तौर पर उन्होंने सफाई कर्मियों की सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महाकुंभ में सभी सुविधाओं का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें धार्मिक यात्रा और कुंभ आयोजनों के प्रति उदासीन रवैया रखती थी। इसकी बड़ी वजह उन लोगों का आस्था से लगाव नहीं होना था। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु
ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। आइए सीधे लिए आपको चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। जैसे मेरा सवाल बांग्लादेश को लेकर ही कि जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही थी उसको लेकर भारत ने चिंता भी जताई थी, भारतीय विदेश सचिव भी गए थे, तो उसके बाद क्या स्थिति है, क्या जानकारी है उन घटनाओं को लेकर? Sir, I'm Sahil Pandey from ANI. Sahil? Sir, you have any update on the student murder in Canada? Okay, let's answer these 5 questions and then we'll come for more. First, we go to Yeshi. On the question that you asked, we don't have any update to share with you. As and when we have something of relevance, some update on it, we'll surely bring it to your attention. Huma, question regarding West Asia. You would have followed the repatriation and evacuation of Indians from Syria. So far, 77 Indians have been evacuated. These were those who wanted to return. In addition, there are several other Indians who are settled there, married there, or are pursuing some vocation. They still continue to be in Syria. If they tomorrow wish to return, we will give them a helping hand as well. All these 77 people, they were evacuated through Lebanon, where our embassy in Lebanon and our embassy in Syria coordinated very closely. We brought them by road. Thereafter, the Indian embassy in Lebanon facilitated their immigration. The immigration at the border was long and there are a lot of people, so it was quite an exercise. And then we took care of their boarding and lodging, made arrangements for their stay. Of these 77, you would have seen in our press release also, 44 of them were on pilgrimage to several sites in the region. They have left Beirut for other places. And the rest of the 30-odd people, they have either returned, are traveling even as we speak, or would be landing in India tomorrow. So most of them of the 77 people, aside from, including these 44, will be returning to India soon. In addition, there are people in Damascus and other cities. We are in close touch. The embassy is in close touch with them for their welfare.
and if required, we'll give them a helping hand. Regarding West Asia, we have people in, as I told you earlier, in Lebanon, some 3,000 people. We also have around 1,000 people in UNIFIL and UNDOF. We had issued several advisories that they be in touch with our mission, and if tomorrow there's a requirement for evacuation, we'll do that, but as of now, nothing of that sort is in the pipeline. Similarly, in West Asia, Israel, we have 32,000 Indian nationals who are working there. We are in regular touch. Our embassy is in touch with them, community organizations, for their safety and welfare. If there is any, and we are there to help them, and we are in constant touch. But so far, no evacuation plans from any other country. Ayanksha, regarding Foreign Secretary's visit, would like to highlight that he went there on 9th of December. He had Foreign Office consultations. He also met the Chief Advisor and thereafter the Foreign Affairs Advisor of Bangladesh. We have given a detailed readout of his visit. Also, he spoke to the media there, which highlights how we intend to take forward our relations, our ties with Bangladesh. Foreign Secretary highlighted during his talks India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive, and inclusive Bangladesh. He also reiterated India's willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh based on mutual trust and respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. Foreign Secretary also discussed certain developments and issues and conveyed India's concerns, especially those relating to the safety and welfare of minorities. He also raised some regrettable incidents of attacks on cultural and religious issues and diplomatic properties. Our press release is there for you to get more details as to the kind of issues that we had discussed. But it is our understanding that Foreign Secretary's visit will help in sustaining bilateral engagement between India and Bangladesh with a view to addressing concerns as well as advancing the substantive issues in the relationship. ब्रह्म, आपको जैसा ज्ञात है कि विदेश सचिव ने अभी ढाका का दौरा किया था. वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वहाँ के चीफ एडवाइज़र से मिले, वहाँ के फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र से मिले और फिर वहाँ पर जो विदेश मंत्रालय के साथ उनकी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुई. उस दरमियान हम लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की किस प्रकार से अपने रिश्ते को आगे ले जाना है. साथ ही साथ हम लोगों ने और भी जो हमारी चिंताएं हैं उसको भी उनके सामने रखा. विदेश सचिव के वापस आने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ की सरकार ने एक प्रेस कि वहाँ के जो प्रेस एडवाइज़र हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार का उन्होंने कदम उठाया है. जो वहाँ हिंसा की घटना हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसके बारे में करीबन 71 लोग को गिरफ्तार किया गया है. तो ये चिंताओं को हम लोगों ने जाहिर किया था उनके साथ. Sahil, on the students in Canada, in the last week or so, we have had unfortunate tragedies in Canada. 3 Indian students have been murdered in violent crimes. We are deeply saddened by these terrible tragedies that have struck our nationals in Canada. We extend our deepest condolences to the families, grieving families. Our High Commission in Ottawa and our consulates in Vancouver and Toronto, they are in touch with the families. They are also pushing very hard with following up with the local authorities for thorough investigation in the matter. Safety and security and welfare of Indian nationals, in particular students, for us in Canada and elsewhere is a matter of paramount importance. Our High Commission in Ottawa and our consulates are in regular touch with local authorities for their welfare and for their safety. We have also issued advisory for our nationals and our students to exercise extreme caution and remain vigilant in view of the deteriorating security environment in Canada as a result of the growing incidence of hate crimes and criminal violence. So that was an update on students that you asked. Can we have more questions? Sanjay? Sir, it's been
exactly a month when an Indian citizen, Harshita Brela, was killed and her husband is a suspect. Have you got any update from the British authorities, or has Indian High Commission inquired from British authorities about the progress in investigation? And also, do you have any update on the 4 students from AP who has been met a road accident, and I think one of them has died in UK and Leicester? संजना मैडम। मैं सर्जना शर्मा सनमार्ग से हूँ सर। बांग्लादेश से लौटकर फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर को ब्रीफ किया और बहुत सारे एमपीज़ ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक डेलीगेशन एमपीज़ का क्या बांग्लादेश जा सकता है, इसके ऊपर कोई विचार किया जाएगा, कोई संभावना है? So thank you, Shruti Ranjan from Bloomberg. So if you could give us an understanding as to what happened in the talks with UAE and also the strategic dialogues. Hello. So you have said that India does not endorse the comments that are coming from former Prime Minister Sheikh Hasina. But India is obviously in favor of democratic, inclusive, and stable and secure Bangladesh. But if you really listen to Sheikh Hasina's comments, she's also saying more or less the same things. I mean, she also wants Bangladesh to be stable. She also wants Bangladesh to be free of extremism and terrorism, and she wants an inclusive Bangladesh. So the question is, what's really different here that you don't endorse Hasina's comment at this point? And is there some sort of a slight change that we are witnessing in India's position vis-a-vis Sheikh Hasina and her politics? Because you did give her asylum in the month of August. So what really has changed in the last few months? That is what I want to understand. ठीक है, प्रणय। सर, प्रणय उपाध्याय अमर उजाला से। अब मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कनाडा की सिचुएशन को लेकर है, जिसको लेकर आपने कहा कि हालात ख़राब हो रहे हैं कनाडा के और अधिक कॉशन एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है भारतीय नागरिकों से। हाल ही में कनाडा से रिपोर्ट इस चीज़ को लेकर भी सामने आई थी कि भारत के दूतावास ने कनाडा में जो सिख हैं उनको वीज़ा देने के लिए कुछ शर्तों को वहाँ पर जाहिर किया है और पहले साइन करवाए जा रहे हैं। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण क्या है? और दूसरा सवाल म्यांमार की सिचुएशन को लेकर है। अराकन आर्मी ने कथित तौर पर बांग्लादेश के साथ लगी सीमा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और कहा जा रहा है कि सीरिया जैसे हालात म्यांमार में भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर आपकी टिप्पणी? Okay. Sanjay, first to your question. We had last time I had given you we had spoken about this particular incident. Our embassy, obviously, because it involves an Indian citizen, they are seized of the matter, but I don't have any update to share with you on this. सर्जना जी, आपने वहाँ पर जो ये बात जो है स्टैंडिंग कमेटी की बात है, ये सब चर्चाएं जो होती है वो प्रिविलेज चर्चा होती है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये दायरा पार्लियामेंट का दायरा है, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि इस प्रकार से इस मुद्दे को आगे ले जा सकता है या इस प्रस्ताव को कैसे आगे ले जाना है। Shruti, on UAE, we have the foreign minister, deputy prime minister here in India. He met the prime minister. They discussed several issues, including the importance of IMEC. And then the foreign minister had strategic dialogue, the 4th strategic dialogue, which was co-chaired by external affairs minister and the foreign minister from UAE. Today afternoon, they also had a they both co-chaired joint commission meeting. You know how vibrant our relationship with UAE is. They discussed all matters: defense relationship, energy partnership, geopolitical issues, what's happening in West Asia. Our economic partnership is expanding, our trade and investment partnership, which is expanding, and several other new projects such as Bharat Mart and the kind of linkages, new linkages that we are establishing in the field of financial inclusion and domain of e-commerce and digital technology. So all these issues, and we shortly will be releasing a readout of the visit. So you'll have more details to follow and to read. Kalol, see, our position on Bangladesh has been made clear. As also right now, when I was speaking about Foreign Secretary's visit, I told you what sort of approach we have. As far as the question that you asked about former Prime Minister,
I would only like to say that it is not our practice to comment on speculative and selective reports about privileged matters. और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 77 भारतीयों को सीरिया से लेबनान के रास्ते सीरिया से बाहर निकाला गया है। वहीं विदेश सचिव के दौरे के बाद से बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार की नज़र है। ये बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने कहा। उन्होंने कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की मौत पर कहा कि सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता से कनाडा सरकार को अवगत कराया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें भी और भी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ के मद्देनजर प्रधानमंत्री का आगमन सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आदर्शों पर सैकड़ों वर्षों के बाद 2019 में श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन हुए। 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। राज्यसभा में सभापति ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि आप मुझ जैसे किसान के बेटे को सुबह शाम आरोपित और अपमानित करते हैं। मैं किसका बेटा हूं? मैं देश के लिए मर जाऊंगा। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सक्षम है। आप प्रस्ताव लाएं, आपका अधिकार है, आप चर्चा करिए, लेकिन आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस बहस के बाद उच्च सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। संसद हमले के शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य हस्तियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सभी दलों से जुड़े सांसद भी मौजूद रहे। सभी ने आतंकवादियों की उस कायराना हरकत को नाकाम बनाने और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया। संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 2001 में आज के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में संसद हमले में हुए शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में लिखा कि 2001 के संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान हमारे देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। हम उनके साहस और समर्पण के लिए सदैव आभारी रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।